दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन का जलवा आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और आपको पता लगेगा कि प्राइवेटाइजेशन किस तरीके के चमत्कार कर सकता है। साथ ही आप जानोगे कि एक सरकारी और प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनी में डिफरेंस क्या होता है। दरअसल भारत की एक प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनी है जिसका नाम है नाइव लिमिटेड और ये कंपनी बहुत ही छोटे स्केल पर अभी तक हथियार बनाया करती थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने जिस तरीके से प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनियों को सपोर्ट दिया है उसके बाद अब ये कंपनी बड़े बड़े हथियार बनाना स्टार्ट कर चुकी हैं और इसी कड़ी में ये अपने एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और इसका नाम है सूर्यास्त्र। जी हाँ, दरअसल सूर्यास्त्र एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा अटैकिंग वेपन सिस्टम है और इसी सूर्यास्त्र के ऊपर ये कंपनी काम कर रही थी। लेकिन अब आप सबको जानकर खुशी होगी कि न केवल सूर्यास्त्र बन के रेडी हो गया है बल्कि कल इसका टेस्ट भी कंडक्ट हो चुका है और इसमें भी सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि ये टेस्ट पूरी तरीके से सफल रहा है। सूर्यास्त्र को जो जो टास्क बताए गए थे वो सारे टास्क उसने अच्छे तरीके से परफॉर्म किए हैं और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके का एक सुपरहिट टेस्ट रहा है और इसी के साथ सूर्यास्त्र अब भारतीय थल सेना को मिलने का रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम भारतीय थल सेना के लिए ही बनाया जा रहा था। लेकिन अब बात आती है कि ये सूर्यास्त्र क्या है और ये क्या काम करता है और इसकी खूबियां क्या क्या हैं और ये क्यों भारतीय थल सेना के लिए एक क्रिटिकल वेपन सिस्टम माना जा रहा है। तो चलिए समय ना गवाते हुए मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ, लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि आपके लिए हम पर डे ऐसी वीडियो अच्छी तरीके से लेके आ पाए। खैर, हम समय ना ज्यादा गवाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने एक बात अच्छी तरीके से सीख ली है कि पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री बेस, अपने सैन्य ठिकाने जानबूझकर ऐसे इलाकों में बना रखे हैं जहां पर अच्छी खासी घनी आबादी है, यानी कि उनके सैन्य बेस के आसपास कई सारी आम जनता रहती है और इसके पीछे पाकिस्तानियों की बहुत ही ज्यादा घटिया चाल है। और उनकी चाल ये है कि मान लो कि कल को भारत अगर उनके बेसिस को उड़ाने का ट्राई करता है तो वो चाहकर भी पूरी तरीके से उनके सैन्य बेसिस को तबाह नहीं कर पाएगा। अब आप लोग कहोगे कि यार वो कैसे, तो आप लोगों ने ये बात नोटिस की होगी कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के कई सारे रनवे तबाह कर दिए, यहाँ तक कि उनके जो हैंगर्स होते हैं जहाँ पर वो लड़ाकू विमान खड़े करते हैं उन्हें हमने तबाह किया। लेकिन भारत ने अभी तक पूरा सैन्य बेस नहीं उड़ाया। अब आपके मन में भी शायद ये सवाल आया होगा कि यार भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया, भारत चाहता तो एक साथ पूरा सैन्य बेस ही उड़ा सकता था। तो देखिए, ये काम को ब्रह्मोस या फिर बाकी की कोई और छोटी मिसाइलें नहीं कर सकती, क्योंकि ये मिसाइलें बनाई गई हैं एक स्पेसिफिक टारगेट ध्वस्त करने के लिए। ऐसे में आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप अपनी बड़ी मिसाइलें यानी कि अग्नि मिसाइलों जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल करें या फिर उनके ऊपर रॉकेटों का बैराज गिराएं। अब हमारी बड़ी मिसाइलों के साथ दिक्कत ये आ जाती है कि ये बहुत ही ज्यादा लिमिटेड संख्या में उपलब्ध हैं और इनका जो मेन काम है वो ये है कि वो अपने दुश्मनों तक न्यूक्लियर हथियारों की डिलीवरी कर दें। तो खैर, आप इतनी आसानी से उनका इस्तेमाल तो करेंगे नहीं और मान लेते हैं कि हमने बड़ी मिसाइल का इस्तेमाल भी कर लिया, तो ऐसे में इंटरनेशनल क्राइसिस भी खड़ा हो सकता है कि देखो देखो भारत तो अपने पड़ोसी देशों पर ICBM गिरा रहा है। अब ऐसे में भारत के पास ऑप्शन क्या बचता है, रॉकेट बैराज गिराने का। लेकिन रॉकेट बैराज के साथ दिक्कत क्या आ जाती है, ये सस्ते भी बहुत होते हैं। आप चाहें तो हजारों की संख्या में पाकिस्तान के ऊपर इनको गिरा लोगे, लेकिन इनके साथ जो बड़ी समस्या आती है वो आती है इनकी प्रिसाइजनेस के साथ, यानी कि ये प्रिसाइज नहीं होते हैं। यानी कि आप गिराओगे कहीं, लेकिन हो सकता है कि इसके 2-4 रॉकेट अपने टारगेट के इधर उधर गिर जाएं और इससे समस्या ये होगी कि वहाँ की आम जनता के ऊपर ये मिसाइल गिरी तो उनको समस्या क्रिएट हो जाएगी, यानी कि इससे आम जनता के मारे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर अपने बेसिस को ऐसे इलाकों में बनाया है जहां पर आम जनता रहती है, ताकि अगर कल को उसकी आम जनता को कुछ भी होता है तो वो उनकी लाशों पर राजनीति कर पाए और दुनिया में बता पाए कि भारत उनके आम जनता को टारगेट कर रहा है, जिससे कि भारत की छवि इंटरनेशनल तरीके से खराब हो पाए। और पाकिस्तान की इसी घटिया रणनीति का जवाब निकल कर आया है सूर्यास्त्र के रूप में। दरअसल सूर्यास्त्र कोई आम रॉकेट सिस्टम नहीं है, ये
बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज रॉकेट सिस्टम है, यानी कि ये हमारे दुश्मन के ऊपर सैकड़ों मिसाइलों का बैराज गिरा सकता है, वो भी बिना अपने टारगेट को मिस किए। यानी कि अगर हम चाहेंगे कि पाकिस्तान का कोई बेस पूरी तरीके से तबाह हो जाए तो हमारा ये रॉकेट सिस्टम वहीं पर अपने सारे मिसाइलों को गिराएगा और इससे उसके आसपास यानी कि पाकिस्तानी बेस के आसपास जो आम जनता रहती है उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। इसी वजह से अगर भारतीय रणनीति के लिहाज से हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा शानदार सिस्टम है और फिलहाल हमें इसकी आवश्यकता भी है और यही कारण है कि इसका टेस्ट सफल होना भारतीय रणनीतिक तरीकों के लिए एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। लेकिन अब इसमें भी सबसे मजे की बात ये है कि भारत ने केवल एक सूर्यास्त्र का टेस्ट नहीं किया है, दरअसल भारत ने 2 अलग अलग सूर्यास्त्र का टेस्ट किया है और यही आपको बताएगा कि प्राइवेट और सरकारी चीजों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, भारत को सूर्यास्त्र की दरअसल 2 वेरिएंट चाहिए थे, जिसमें पहले की रेंज 150 किलोमीटर के आसपास हो और दूसरे की 350 किलोमीटर के आसपास हो। तो ये जो कंपनी है नाइव लिमिटेड, इसने क्या किया कि ये शुरुआत से ही इस बात को प्लानिंग में लेकर चले कि हमें 2 तरीके के सिस्टम ही बनाने हैं। हमें ऐसा जरा भी नहीं करना कि हमने पहले एक बना के रेडी कर लिया फिर हम दूसरे पर काम स्टार्ट करते हैं। हमें स्टार्टिंग से ही 2 पर वर्क करना है और ना केवल वर्क करना है बल्कि इन्हें परफेक्ट भी बनाना है और ये इन्होंने करके भी दिखाया। इनको अच्छे से बनाया, इन्हें डिजाइन किया, मैन्युफैक्चर किया और फिर इसका टेस्ट भी कर दिया। और वहीं पर अगर आज हमारी कोई सरकारी कंपनी होती तो वो क्या करती, सबसे पहले तो वो बनाती 150 किलोमीटर की रेंज वाला और फिर वो सोचती कि अगर ये सफल हो जाता है तो फिर हम 300 किलोमीटर की रेंज पर आगे काम करेंगे। मतलब कि अगर आज 150 का टेस्ट हो जाता तो फिर आने वाले 1-1.5 साल का हमें और समय लगता, तब कहीं जाकर हम 300 किलोमीटर वाले इस वेपन सिस्टम को बनाने के करीब पहुंचते और जब वो बन जाता तो फिर उसका टेस्ट होता और तब कहीं जाकर हम दोनों सिस्टमों को 2027-28 में हमारी सेना में शामिल कर पाते। लेकिन प्राइवेट कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या इन्हें भारत से कुछ ज्यादा ही लगाव है? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा इसी वजह से कर रही हैं ताकि इन कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो पाए। और इनका प्रॉफिट ज्यादा कब होगा? जब इनकी लागत कम आएगी। यानी कि इन्हें लागत कम करने के लिए दोनों ही सिस्टम एक साथ शुरू से ही बनाए, इन्होंने एक साथ उनको टेस्ट किया और अब दोनों की ही एक साथ वो डिलीवरी भी करने को रेडी हैं। अब इससे क्या होगा, एक तो इनका टाइम बचा, अपने लोगों को जो ये सैलरी दे रहे हैं वो भी बच जाएगी 1-1.5 साल की, जिससे क्या होगा कि इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगा। कुल मिलाकर प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं प्रॉफिटेबिलिटी पर, उन्हें जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा वो उतना अच्छे तरीके से और उस तरीके से काम करेंगी। और ये सारा काम अच्छा तभी होगा जब आप डिलीवरी टाइम पर करेंगे, जल्दी से अपनी चीजों को बनाए, उसमें लेट लतीफी जरा भी ना करें। लेकिन सरकारी कंपनियां ऐसा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सरकारी कंपनियों में सबकी फिक्स तनख्वाह है। अगर वो 150 किलोमीटर वाला 1.5 साल में बनाए या 2 साल में बनाए, 2 साल में बनाए तब भी उनकी सैलरी आएगी और अगर दोनों को वो एक साथ बना ले ओवर टाइम करके तब भी उनकी सैलरी सेम ही आएगी। लेकिन प्राइवेट कंपनियों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वहाँ के एम्प्लॉयज को काम का पैसा मिलता है, सरकारी कंपनियों की तरह बैठने का नहीं। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि देखो यार वो फलानी कंपनी थी उसे सरकार ने प्राइवेट कर दिया, वो ढमकानी कंपनी थी उसे भी सरकार ने प्राइवेट कर दिया, लेकिन आप भी जरा सोचो कि इन्हें क्यों बेचा जा रहा है? क्योंकि वो सारे के सारे नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स थे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और कुछ ऐसा ही हमारा HAL भी है और इसी वजह से समय की भी मांग अब यही है कि HAL को भी जल्दी से जल्दी प्राइवेट किया जाए। हालांकि आप लोग कहोगे कि यार ये तो देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है, ये हम आम जनता पब्लिक की कंपनी है, हम इसे कैसे बेच दें अडानी को, अंबानी को? तो मैं आपको बता दूं कि यही आपकी पब्लिक कंपनियां आज 27 साल से कोशिश कर रही हैं तेजस को बनाने का। आज 27 साल हो गए हैं, एक सिंगल लड़ाकू विमान इन्होंने वायुसेना को नहीं दे पाया। अगर हम बात करें एमका की तो सरकार ने इसी आपकी पब्लिक कंपनी से तंगा कर अब इसे एक प्राइवेट कंपनी टाटा को दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, टाटा और L&T को अब इसे सौंप दिया गया है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। क्योंकि अगर हम इन्हीं सरकारी कंपनी के भरोसे बैठे रहते तो हमें 2035 छोड़िए 2055 तक भी शायद एमका नहीं मिल पाते। इनसे प्रोजेक्ट छीना गया और फिर दिया गया है प्राइवेट कंपनियों को। और इसका प्राइवेट होना इसीलिए जरूरी नहीं है कि जल्दी से ये हथियार बनाने लगेंगी, ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि ये सरकारी कंपनियां ना तो खुद कुछ करती हैं और ना ही दूसरों को कुछ करने देती हैं। तमाम सरकारी बाबू आज इन कंपनियों को चलाते हैं और वो जानते हैं कि वो किस तरीके से दूसरों के कामों में अड़ंगा लगाएं, क्योंकि वो सब ये बात जानते हैं कि अगर सारे प्रोजेक्ट, सारे हथियारों के प्रोजेक्ट अगर दूसरी कंपनियों को मिल जाएंगे तो फिर सरकार इनके ऊपर गाज गिरेगी कि जब तुम इतनी बड़ी कंपनियों को चला रहे हो तो फिर आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। इसी वजह से इस कंपनी का प्राइवेट होना इसीलिए तो जरूरी है ही, क्योंकि इससे हथियार
जल्दी बनेगा। साथ ही जरूरी इसीलिए भी है ताकि ये दूसरों के कामों में अड़ंगा न डालें और जो छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां हैं उन्हें खत्म करने की कोशिश न करें। अगर अभी भी आपके मन में ऐसा लग रहा है कि नहीं प्राइवेट कंपनियों से अच्छी सरकारी कंपनियां होती हैं, तो मैं आपको एक और बहुत अच्छा एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप में से आपके कोई रिश्तेदार या आप में से कोई भी भोपाल का हो तो आप जरा भोपाल के एक प्राइवेट रेलवे स्टेशन रानी कमलापति पर जाके देखिए और वहीं भोपाल के ही कोई सरकारी रेलवे स्टेशन पर जाकर देखिए। आपको अंतर साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि कौन ज्यादा वेल डेवलप्ड और स्वच्छ है। खैर, जो भी इस वीडियो को भोपाल से देख रहा हो वो जरूर बताए कि मैं ये जो बात बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। खैर, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई एम श्योर आपको वीडियो या जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।